फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन का फंक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कैसे उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हेडिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो, इंजेशन हमने देख लिया, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, जो कि किससे होता था, माउथ से। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल अब्जॉर्बल फॉर्म, यानी कि सिंपल अब्जॉर्बल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्योंकि हमारी सेल जो है वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, उससे एनर्जी नहीं ले सकती हैं। तो सेल को उस फूड को लेने के लिए सबसे पहले उस फूड को सबसे सिंपल पार्ट में ब्रेक होना पड़ेगा। नाउ जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो फूड हमने खाया, जैसे कि आप पिज्ज़ा खाते हो, ठीक, तो ये पिज्ज़ा जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं इन जनरल। वैसे तो फूड में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आयरन, सोडियम में ना मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बट सेल की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो किसी भी फूड में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड खा रहे हो, तो उससे आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का लेवल देखा जा सकता है। जैसे कि पिज्ज़ा खाओगे तो उसमें प्रोटीन ना मात्र होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होगा, फैट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि फूड कैसा है। वही अगर आप कोई हरी सब्जी खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, तो उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होगा, फैट एकदम कम होगा, है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो किसी भी फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को ही खाते हैं। ठीक है, अब सेल जो होते हैं वो भी इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को नहीं लेते हैं, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, जिसको सेल आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, नेक्स्ट प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है अमीनो एसिड, जिसको अगेन सेल एब्जॉर्ब कर लेगी। फैट का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, जी लिख देती हूँ, इसको भी आपकी सेल ले लेंगी। अब क्वेश्चन आता है सेल इसको रखने के बाद करती क्या है। तो जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो वो इस ग्लूकोज को, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक कर देती हैं, एंड उसको ब्रेक करने से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एंड ये एनर्जी जो है वो सेल यूज़ करती है अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नाउ जो प्रोसेस है आपका डाइजेशन का, मैंने आपको बताया था वो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ में आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन करता है, सलाइवा करता है। सलाइवा हमको कहाँ से रिसीव होता है, उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड से, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो माउथ में या फिर कहिए बकल कैविटी में सलाइवा को पोर करती हैं। अब सलाइवा के अंदर होता है एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, या उसको बोलते हैं टेलिन। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं, जो साइंटिफिक नेम है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा रिलीज करता है, कहाँ पर, माउथ की बकल कैविटी में। एंड माउथ की बकल कैविटी में ये जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज होता है, जो कि फूड जो हम चबा रहे होते हैं उस पर एक्ट करता है, एंड उस फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसको पार्शियली ब्रेक कर देगा। ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सैलिवरी अमाइलेज करता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। ठीक है, एंड सलाइवा कहाँ से आ रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक, तो ये देखो मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में दिखाया ताकि आपको एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा। सलाइवा कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी किसका पार्ट है, माउथ का पार्ट है। ठीक है, तो अब सलाइवा में होता क्या है, एंजाइम, उसका नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। इसी को हम टेलिन भी बोलते हैं, दो नाम है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा नाम देता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, सैलिवरी अमाइलेज भी एंड टेलिन भी। ठीक है, फिर हमारा जो अब फूड है, देखो
क्योंकि साइंटिफिक टर्म पे हमें ध्यान देना है, तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं स्टार्च। बेसिकली फूड में कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। ठीक है, जितना भी आप फूड खा रहे हो, चाहे आप रोटी खा रहे हो, चाहे आप चावल खा रहे हो, तो उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो वो होता है स्टार्च। ठीक है, एंड उसको पार्शियल ब्रेक करके कन्वर्ट कर देता है ये सैलिवरी अमाइलेज माल्टोज में। ठीक है, अगर उसको कंप्लीटली ब्रेक करता तब तो ये स्टार्च आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर सलाइवा जो है वो इनकेपेबल है पूरा डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको पार्शियली ब्रेक करता है माल्टोज में, जो कि अनदर कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज जो है वो अभी आपका थोड़ा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट आपका ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। ये आपका स्टार्च किसकी प्रेजेंस में? टेलिन की प्रेजेंस में, या उसी को आप बोलते हो सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। नाउ व्हाट इज माल्टोज? ये पार्शियल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, व्हाट इज स्टार्च? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ हार्ड लगे तो आप यहाँ पर स्टार्च ना लिखकर आप सीधे कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सैलिवरी अमाइलेज की प्रेजेंट में उसके पार्शियल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दैट इज माल्टोज। ठीक, तो ये आपके ऊपर है, बट आप स्पेसिफिसिटी पे जाइए। ठीक है, आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसी को 11th क्लास में पढ़ेंगे तब तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी से आप इसको याद रख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो आपका पार्शियली ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगर ये कंप्लीटली ब्रेक करता तो ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ पर जो सैलिवरी अमाइलेज है वो इनकेपेबल है पूरा डाइजेस्ट करने में, तो वो आधा ही उसको ब्रेक करता है एंड स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ मीडियम। मीडियम यानी कि पीएच कैसा होता है? तो सलाइवा का जो पीएच है वो आपका अराउंड 7 या 6 होता है। ठीक है, 6.7 to 7, यानी कि समथिंग न्यूट्रल इसका पीएच आपका होता है, पानी के जैसा। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी एल्कलाइन मीडियम में हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टमक पे। तो नेक्स्ट देखो आपका स्टमक। नाउ स्टमक पे आपकी कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या सेक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि क्या क्या थी? नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 म्यूकस। ना म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, तो इसका डाइजेशन में तो कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि उसका बस काम है प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आते हैं HCl में। HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब जैसे ये एसिडिक मीडियम बन जाएगा आपके स्टमक में, ठीक है, तो फिर ये पेप्सिन जो होगा वो फाइनली एक्टिव हो जाएगा एंड देन वो अपनी रिएक्शन स्टार्ट करेगा। अब रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो जो भी आपके फूड में प्रोटीन होता है, जो भी फूड में प्रोटीन होता है, जब ये पेप्सिन उस पर एक्ट करेगा तो वो उसका पार्शियल ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? पार्शियल ब्रेक डाउन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, ये अगेन आपको नाम याद करना पड़ेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो है आपका प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स। ठीक है, एंड अगर ये कंप्लीटली डाइजेस्ट होता तो वो किस में कन्वर्ट होता? प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता अमीनो एसिड में। लेकिन क्योंकि अगेन ये जो पेप्सिन है वो इनकेपेबल है पूरा डाइजेस्ट करने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको पार्शियली ब्रेक करता है एंड किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन्स एंड प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, ये आपको नाम याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 1 स्टमक से जुड़ी हुई ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे निकलेगा रिलीज होगा एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम जो कि अगेन आपका HCl प्रोवाइड करेगा, जो कि रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl। अब स्टमक में आपका क्या हो रहा है?
पेप्सिन एंड रेनिन, दो तरह के एंजाइम रिलीज होंगे। देखो, जो रेनिन होता है वो आपके छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों में आपका रेनिन पाया जाता है, ना कि पेप्सिन, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग पे वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बचपन में ऐसा तो होता नहीं कि जन्म लेते ही हम लोगों ने दाल चावल खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं ना। ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होते हैं तो वो स्टार्टिंग के 6-7 महीने सिर्फ और सिर्फ मदर के मिल्क पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो भी उनके मिल्क में प्रोटीन होता है, मदर की मिल्क में प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो उसके बाद ये एंजाइम ख़त्म हो जाता है एंड पेप्सिन आता है, ठीक है। तो ये आपका रेनिन जो है वो बेसिकली बच्चों में पाया जाता है, या कहिए इन्फेंट यानी न्यूली बॉर्न चाइल्ड में पाया जाता है। इन्फेंट्स में आपका रेनिन पाया जाता है एंड इसका काम होता है जो मिल्क, मदर के मिल्क में जो आपके प्रोटीन होते हैं उसको वो ब्रेक करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है, पार्शियली ब्रेक करता है। एंड अगर आप अडल्ट हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली पेप्सिन होगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, रेनिन आपका इन्फेंट्स में पाया जाता है एंड पेप्सिन आपके अडल्ट एंड टीनेजर वगैरह में, ठीक है। तो देखो होता क्या है, पेप्सिन या रेनिन, रेनिन इन्फेंट्स के लिए एंड पेप्सिन किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो पेप्सिन एंड रेनिन क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन होगा आपके फूड में उस पर एक्ट करेगा एंड उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये क्या लिखा है, सेसिन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो सेसिन ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि जो मदर का मिल्क है उसमें जो प्रोटीन है उसका यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक नाम दे दिया है, दैट इज सेसिन। एंड सेसिन को वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स में, ठीक है, सॉरी प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप उसको याद रखना चाहते हैं या नहीं याद रखना चाहते हैं। आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो मदर के मिल्क का प्रोटीन होगा उसको वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में, कौन, रेनिन इन इन्फेंट्स। जबकि वही चीज़ एडल्ट्स में पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक। सो नाउ अब हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि आपका होता है ड्यूडेनम में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में आपका फाइनल प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जहाँ पर फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन यहाँ पर हो जाता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है वो फाइनली डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में एंड ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कन्वर्जन जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में होता है, ठीक है। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। नाउ ये जो आपका ड्यूडेनम होता है ये कई सारे एंजाइम्स रिसीव करता है, ठीक है। एंजाइम्स, बाइल जूस, सॉल्ट्स वगैरह ये बहुत कुछ रिसीव करता है, क्योंकि यहीं पर सारा प्रोसेस होना है डाइजेशन का, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें बहुत कुछ रिलीज होना होगा, ठीक है। तो जैसे कि पेनक्रियाज जो होता है ये भी कई सारे एंजाइम, सॉल्ट वगैरह इसमें रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के ब्रेकडाउन में, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में वो ब्रेक करना स्टार्ट करता है। एंड जो लिवर होता है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो कि फूड में जो फैट है उसको वो इमल्सीफाई करेगा। इमल्सीफाई मतलब उसको छोटे 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 पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है एंड देन उस पर पेनक्रियाज के एंजाइम एक्ट करते हैं एंड फिर उस फैट को वो और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। नाउ फाइनल जो आपका एक्ट होता है फिर वो होता है इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स का, ठीक है। तो आपका जितने भी एंजाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनका काम होता है फूड को 50% या 60% तक ब्रेक कर देना उसके सिंपल फॉर्म में, लेकिन 100% जो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में एंड फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, वो आपका फाइनली इंटेस्टाइन के एंजाइम ही करते हैं। यानी कि ड्यूडेनम में जो खुद के एंजाइम हैं वही उस पर फाइनली कन्वर्जन करेंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में।
पैनक्रियास जो है वो भले ही उसको ब्रेक करता है बट वो अगेन उसको पूरी तरह से ब्रेक करने में इनकेपेबल है। ठीक, सिमिलरली जब हमने स्टमक में देखा था तो पेप्सिन जो था वो भी ब्रेक कर रहा था प्रोटीन को, पर कैसे? पार्शियली। माउथ में जो सेलेवरी एमाइलेज था वो भी ब्रेक कर रहा था स्टार्च को, लेकिन कैसे? पार्शियल, दैट इज माल्टोज में। तो जितने भी आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे, चाहे वो पेनक्रियाज से आ रहे हों, चाहे सलाइवा से आ रहे हों, चाहे गैस्ट्रिक ग्लैंड के आ रहे हों, वो सारे एंजाइम जो है वो पार्शियली ब्रेक ही कर सकते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स जो हैं वो ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एक समरी है। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, तब आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो, सबसे पहले जो आपका ड्यूडेनम है वो रिसीव करता है बाइल जूस को लीवर से। ठीक है, तो देखो लीवर से आ रहा होता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ रिसीव होता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आपका इसका फंक्शन क्या है? जो भी आपके फूड में फैट होगा, ठीक है, जो भी आपके फूड में फैट होगा वो उसको ब्रेक करके एकदम फाइन फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इस पर फाइनली आपके पैनक्रियाज के एंजाइम लगेंगे एंड देन उसको वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है आपका लीवर का। लीवर जो होता है वो बाइल को रिलीज करता है जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है। जिस तरीके से जब आप डिटर्जेंट को पानी में डालते हो जब उसको एजिटेट करोगे तो वो जो झाग बनता है ना, सेम चीज़ यहाँ पे, वो भी जो बाइल जूस है वो भी जब फैट पे जाता है तो वो भी उसको क्या कर देता है? इमल्सिफाई कर देता है। ठीक है, एंड देन वो इमल्सिफाइड फैट पे फाइनली पैनक्रियाज के एंजाइम वर्क करेंगे एंड उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उस पर फाइनली इंटेस्टाइन का एंजाइम वर्क करेगा एंड देन उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देगा। ठीक, तो ये है आपका लीवर। अब आते हैं पैनक्रियाज पे। तो पैनक्रियाज जो होते हैं वो आपके रिलीज करेंगे पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अगेन कहाँ जाते हैं? ड्यूडेनम में। अब जो ये आपके एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसके नाम देखिए। देखो, इसकी एक ट्रिक है, जहाँ भी आपको सिन दिखाई दे, चाहे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, तो यानी कि इसका काम है प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, जहाँ भी आपको लेज दिखाई दे, लेज, LASE, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसका जो रोल है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ठीक है, एंड अगर कहीं पर भी लाइपेज आ रहा है, लाइपेज आता है, दैट मीन्स वो फैट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि अब आप इसी को एग्जांपल से देख लीजिए। जब आपने माउथ में एंजाइम का नाम पढ़ा था, उसका नाम क्या था? सेलेवरी अमाइलेज। तो लेज आया ना, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली स्टमक में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने कहा था एंजाइम पेप्सिन, तो सिन आया, वो किससे रिलेटेड था? प्रोटीन से। एंड यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो वही चीज़ मिलेगी ना। सबसे पहले अमाइलेज, यानी कि वो आपका किस में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली फूड में आपका जो भी स्टार्च वगैरह होगा, क्योंकि माउथ में तो 10 ही % हो पाता है, पूरा तो डाइजेशन होता नहीं है, तो जो भी आपके फूड में स्टार्च वगैरह होगा उसको वो फिर ब्रेक कर देगा माल्टोज में। देखो यहाँ पर भी पार्शियल ही ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन आपका इंटेस्टाइन के जूस करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसका जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो आपका पेनक्रियाज रिलीज करते हैं। देखो सिन लगा यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो देखो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ये अगेन आपका पार्शियल कंपाउंड है। ठीक है, तो प्रोटीन को वो ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में, ये नाम है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। एंड ये अगेन एक पार्शियल प्रोडक्ट है प्रोटीन का, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। सिमिलरली इमल्सिफाइड फैट, अब जो लाइपेज है, लाइपेज मैंने आपको बताया था ना, जहाँ भी लाइपेज है यानी कि फैट से रिलेटेड। देखो जो लीवर ने फैट इमल्सिफाई करके दिया, यानी कि ये वाला फैट देख रहे हो, पहले फैट ऐसे था, उस पर लीवर की बाइल जूस ने एक्ट किया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर अब ये लाइपेज इस इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करेगा एंड उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं। तो कौन कौन से हैं? पेनक्रियाज जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए उसके पास एंजाइम है अमाइलेज, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंड फैट के लिए लाइपेज।
कन्वर्ट कर देते हैं उसको पार्शियली, कैसे, माल्टोज में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फाइनली क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं, अब वो पेनक्रियास ने जो फाइनल प्रोडक्ट दिए हैं ये वाले, अब इन पर एक्ट करेगा, ठीक है। अब वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। जो ग्लिसरॉल है वो थोड़ा लंबा होता है, मोनोग्लिसराइड सिर्फ एक ग्लिसरॉल का बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका है। तो देखो सारी मेहनत ये एंजाइम कर रहे हैं एंड इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट के फाइनल प्रोडक्ट पर एक्ट कर रहा है। देखो तो यही चीज़ है, माल्टोज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस पर वो फाइनली आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम से एक्ट करेंगे एंड फाइनली उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स पे, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से स्किप हो गई थी वो ये कि बाइल जूस का एक फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बट इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन होता है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना ना। एल्कलाइन मीडियम क्या, देखो 3 तरह का मीडियम होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एल्कलाइन। तो क्योंकि ये जो पेनक्रियाज है इसको अपने सारे एंजाइम्स रिलीज करने हैं ताकि वो रिएक्शन करा सके, है ना। तो ये जो एंजाइम्स है ये अगेन इनएक्टिव होते हैं, इनको एक्टिव कराने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ये एसिडिक मीडियम में बिल्कुल एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जो स्टमक से खाना आ रहा है यानी फूड आ रहा है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें HCl मिक्सड अप था, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो बाइल जूस होता है वो आपका बाइल के साथ साथ कई सारे सॉल्ट वगैरह भी रिलीज करता है जो कि एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करते हैं या कहिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो पेनक्रियाज के एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एंड अगर यही प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो फिर इंटेस्टाइनल के जो एंजाइम्स हैं वो इस पर एक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बने हैं। उनका काम ही है कि जो पेनक्रियाज फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं उन पर एक्ट करके उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाइल के 2 प्रोमिनेंट फंक्शन है, एक तो फैट का इमल्सिफिकेशन एंड दूसरा एल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करना, क्योंकि जो फूड आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है एंड दैट एसिडिक फूड कैन नॉट बी एक्टेड बाय द एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाज बिकॉज दे रिक्वायर्ड एल्कलाइन pH, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का pH अराउंड 7.8 होता है, ठीक है। 7.8 से लेकर 8 तक हो सकता है एल्कलाइन pH होता है, ठीक। सो नाउ अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट जो बना के देते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करेंगी। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या, ड्यूडेनम, ठीक है। तो अब ये कई सारे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये सारे एंजाइम्स फाइनली आपके एक्ट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट पे जो भी पैनक्रियाज बना के देगी एंड उसको वो फाइनली उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ जो फूड हम खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उस फूड में चावल या रोटी ही खा रहे हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं, है ना, दही खा रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं, छाछ ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। तो उसमें स्टार्च नहीं होता, उसमें आपका क्या है, लैक्टोज। सिमिलरली जब हम चीनी यानी कि जब आप पानी में चीनी डालकर पीते हो तो उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च नहीं होता, वो होता है सुक्रोज, ठीक है। सिमिलरली जब आप गन्ने का जूस पियोगे, है ना, तो उसमें भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो सुक्रोज है। तो इनके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही, पैनक्रियाज में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं, एंड वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसके सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी आपका फूड होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप फूड खा रहे हो। अगर आपने मिल्क खाया है, मिल्क पिया है सॉरी, या मिल्क प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो आप में जो कार्बोहाइड्रेट गया वो क्या होगा, लैक्टोज। तो बॉडी उसको पार्शली ब्रेक करेगी लैक्टोज में,
एंड देन लैक्टोज पे फिर फाइनली इंटेस्टाइन के एंजाइम एक्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सुक्रोज खाया है, लिया है, तो अगेन जो इसके एंजाइम है वो सुक्रोज पे एक्ट करेंगे एंड देन ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर आपने चावल या रोटी खाई है तो उसमें स्टार्च होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में, एंड माल्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले देखो इरिप्सिन, देखो नाम से पता चला सिन, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो आप बताइए पैनक्रियाज ने कौन सा एंजाइम यूज़ किया था प्रोटीन के लिए, ट्रिप्सिन, एंड उसमें फाइनली प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया था, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स पर आप फाइनली कौन एक्ट करेंगे, इंटेस्टाइन के एंजाइम जिसका नाम है इरिप्सिन। तो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स जब उस पर इरिप्सिन एक्ट करेगा तो फाइनली वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं माल्टेज, नाम से ही पता चल रहा है माल्टोज के लिए होगा। तो जो भी आपने फूड खाया तो स्टार्च सबसे पहले आता है, स्टार्च को पार्शियली ब्रेक किया माउथ में, क्या था वो, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एंड ये तो अभी क्योंकि 10% हुआ होगा, माउथ में आपका फूड ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 मिनट के लिए रहता है ना, देन फिर वो आपके स्टमक में आया, देन इंटेस्टाइन में आपकी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ने बाकी जितना भी फूड था उसमें जितना भी आपका स्टार्च रहा होगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस माल्टोज पे फाइनली आपके माल्टेज एक्ट करेंगे एंड देन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, देखो ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुक्रेज। मान लीजिए आपने गन्ने का जूस पिया या ऐसी कोई चीज़ पी जिसमें आपका सुक्रोज एडेड है। बेसिकली चीनी, जो भी आप चीनी का सब्सटेंस लेते हो, शुगर का सब्सटेंस ले रहे हो, उन सब में सुक्रोज होता है, ठीक है। तो जब आप वो लोगे तो आपके माउथ में पार्शियल डाइजेशन होगा एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में, ठीक है, सुक्रोज में। तो जो भी आप ले रहे हो उसको सुक्रोज में वो ब्रेक करेगा एंड देन सुक्रोज पे फाइनली एक्ट करके वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोज। अगर आपने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया है तो सबसे पहले वो पार्शियली ब्रेक करके लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, आइदर इन योर माउथ और आइदर बाय पेनक्रियाज, क्योंकि माउथ में फूड बहुत ही कम समय के लिए रहता है तो वो कंप्लीट डाइजेशन जो है, कंप्लीट पार्शियली ब्रेक नहीं करेगा, है ना। तो बाकी सारा काम थोड़ा बहुत वो कर देगा 10%, एंड बाकी सारा काम पेनक्रियाज करेंगी। पेनक्रियाज उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, लैक्टोज में, है ना। एंड देन फाइनली लैक्टोज पे इंटेस्टाइन के एंजाइम एक्ट करेंगे एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, ये तीनों ही एंजाइम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए हैं। जिस तरह का कार्बोहाइड्रेट आप लोगे उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स हैं। जैसे कि अगर माल्टोज है तो माल्टेज, अगर लैक्टोज है तो लैक्टेज, और अगर सुक्रोज है तो सुक्रेज, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में करते हैं, ग्लूकोज में। एंड अगर लैक्टोज या माल्टोज है, सुक्रोज है तो वो ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। एंड सिर्फ माल्टोज होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट अब फैट के डाइजेशन के लिए हमारा होता है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करेगा, जो भी आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होंगे, देखो ग्लिसरॉल जो होता है ना वो कई टाइप के होते हैं, वो एक का भी बन सकता है, एक ग्लिसरॉल भी हो सकता है, 2 ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डिपेंड करता है कि फैट किस तरह का आपने खाया है। तो जो ये लाइपेज है वो उसी कॉम्प्लिकेटेड ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देता है उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल क्या है, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो यही चीज़ दिखाई गई ट्राइग्लिसराइड। आपका अगर मन है तो आप यहाँ पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिख दीजिए, ट्राइग्लिसराइड मत लिखिए, एंड उसको फाइनली वो कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में, ठीक है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फाइनली यहाँ दिखाया गया है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आपका देखो फाइनल जो डाइजेशन का वर्क है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में निपट गया है। एंड देखो फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप एक बार नज़र देखो तो बना है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर होता है, थोड़ा सा उसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। तो ये आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। किसके थ्रू,
आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जब एक्ट करते हैं तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन वाला पोर्शन जो है वो एंड अप हो गया है, ठीक है। जब मैं आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करती है ये फाइनल प्रोडक्ट को, क्योंकि डाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों को सेल को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली काम तो इनका सेल में है ना, तो सेल में जाने के लिए एब्जॉर्प्शन होना है एंड वो प्रोसेस हम एब्जॉर्प्शन में देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया ही था ऐसा कोई वर्क नहीं होता है, कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इट्स जस्ट कि वहाँ पर म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। एंड वो म्यूकस जो होता है वो हेल्प करता है, जो भी फीकल मैटर होता है ना, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें पानी रहता नहीं है, तो उसको वो ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है ताकि वो ईजिली बाहर निकल जाए, ठीक है। तो बस इतना ही फंक्शन होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन। देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बने थे दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अब इसको हमें सेल्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करती है, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तो उसकी वजह से हमारे हर एक सेल्स तक ये फूड पहुंच जाएगा। फूड बेसिकली ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बट क्वेश्चन इज कि ब्लड तक भी ये फूड पहले अब्जॉर्ब तो हो, है ना, ब्लड को भी ये फूड को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा इंटेस्टाइन से, तो उसके लिए इंटेस्टाइन में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। ये फिंगर लाइक छोटे छोटे से प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं जिससे कि इजीली आपका सारा जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इस विलाई के अंदर ही आपकी ब्लड की कैपिलरीज जा रही होती है जिसमें ब्लड होता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड फिर वो ब्लड जो है फिर वो उसको डिफरेंट सेल्स तक लेकर जाता है, ठीक है। नाउ अब इस विलाई के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में समोसे बन रहे हैं, है ना, समोसे तो सभी को पसंद है, तो ये जब समोसे बनते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए कई सारे तरीके हैं, है ना। तो आपको मैं 3 पेपर देती हूँ, आपने सबसे पहले अपने वही कॉलेज का जो कॉपी लेके जाते हैं उसका पेपर फाड़ के दे दिया अपनी मम्मी को, ठीक है। दूसरा आपने न्यूज़पेपर दे दिया एंड तीसरा आपने दिया टिश्यू पेपर। अब बताइए सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो कौन सोक करेगा, तो वो ऑब्वियस ही आंसर है कि टिश्यू पेपर करेगा। क्यों? उसका आंसर ये है कि जो आपका स्कूल का कॉलेज का जो कॉपी होती है, कभी आप उसको टच करके देखिए कितनी स्मूथ होती है, अगर वो रफ होगी तो उस पर हैंड राइटिंग बनेगी, नहीं बनेगी ना, तभी तो एकदम स्मूथ बनाया जाता है। तो जो कॉपी का पन्ना आपने फाड़ा है वो बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं होगा, वो जैसे ही आप उसे छुओगे उसमें आपके हाथों में तेल आ जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपका रफ होता है लेकिन इतना रफ भी नहीं होता है, तो अगेन उसमें भी अगर आप ऑयल को सोक करने की कोशिश करोगे तो उतनी अच्छे से नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आप कभी छूकर देखिए वो बहुत रफ होता है ना, टिश्यू पेपर को रफ ही तो बनाया जाता है ना, स्पेशली वो जो कि इसके लिए यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। तो कुकिंग वाले जो टिश्यू पेपर आते हैं जिस पे आप अपना ऑयल सोक करते हो वो बहुत रफ बनाए जाते हैं। क्यों रफ बनाए जाते हैं? क्योंकि उससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ता है एंड जितना भी उसमें एक्सेस ऑयल होगा वो सोक कर लेगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको इतना रफ बनाया जाता है। सेम चीज़ होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो स्मूथ होगी तो एब्जॉर्प्शन होगा बट उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर यहीं पर ऐसे ऐसे करके इन्होंने छोटे छोटे विलाई बना दिए तो उससे एब्जॉर्प्शन का एरिया और बढ़ जाएगा एंड एब्जॉर्प्शन और अच्छे से और तेज स्पीड में होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये सब यहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसके अंदर ही आपकी ब्लड कैपिलरी भी चल रही होती हैं जिसमें होता है ब्लड एंड वो ब्लड फिर इसको लेकर डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है बॉडी के, ठीक है।
तो ये है आपका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नाउ ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में, ठीक है। उसी में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली रहती है जिसको हम कहते हैं विलाई, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो फूड अब डाइजेस्ट हो गए, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड साथ में साथ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसको हमारी बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है ना, तो उसी में मिक्स करना, क्योंकि वही हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक उसको पहुंचाएगा। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी फ्लूइड। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। बताओ, कुछ गलत बताया था मैंने यही कहा था ना कि इलियम में ही आपका सारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एंड देन आपका ड्यूडेनम में ही सारा डाइजेशन का काम होता है। जेजुनम में थोड़ा थोड़ा वर्क दोनों का ही होता है, थोड़ा सा डाइजेशन, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन। द फूड इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ से देखो, ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, तो वो इस ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू या सेल के पार्टिसिपेशन के थ्रू, दोनों किसी भी तरीके से चले जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड में इसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकते हैं या ऑस्मोसिस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से जाना है, बट वो चले जाते हैं। एंड जैसे ही फिर वो ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, फिर वहाँ से ब्लड उसको पूरे डिफरेंट सेल्स जहाँ पर भी उस फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको पहुँचा देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन मतलब होता है उस फूड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जब ये ब्लड फूड को, यानी कि ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल को जब सेल्स में लेकर जाती हैं, ठीक है, तो सेल्स क्या करती हैं? अब इस फूड को ब्रेक करती हैं ताकि एनर्जी उससे रिलीज हो एंड उसको अपने फंक्शंस में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसकी एनर्जी को सेल अब यूटिलाइज करेंगे अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। नाउ लास्ट प्रोसेस होता है हमारा इजेशन। नाउ इजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। देखो, जो फूड है, क्योंकि हम खाते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की रिक्वायरमेंट है, एंड जो भी रेस्ट चीज़ होता है, जो भी रेस्ट वेस्ट होता है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है? डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है या रिमूव हो जाता है, इसी को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। तो देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ undigested food formed in the cell or in the lumen of the large intestine, that is colon and rectum में जो फूड जाता है through the anus। तो anus के थ्रू, ठीक है, आपके रेक्टम के बाद क्या होता है? एनस। एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका रिमूव हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन था ह्यूमन बीइंग में, एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड में हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे।